नमस्कार, आपका स्वागत है फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज के 11th लेक्चर में। आज पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर रीडिस्ट्रीब्यूशन और कवर करेंगे मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक बच गया है जो कि है रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक बार ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद फिर से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन ये फिनोमिना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, तो हम एक्चुअली शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल से कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो जैसे कि ये एक ड्रग है थियोपेंटोन सोडियम। ये ड्रग अपने एनेस्थेटिक एक्शन के लिए जाना जाता है, थियोपेंटोन सोडियम। तो जब ये ड्रग एडमिनिस्टर किया गया थियोपेंटोन सोडियम, तो कुछ मिनट तक तो इसका एनेस्थेटिक एक्शन मिलता रहा, लेकिन कुछ मिनट बाद इसका एनेस्थेटिक एक्शन टर्मिनेट होना शुरू हो गया। तो मतलब ये जो ड्रग है एनेस्थेटिक ड्रग थियोपेंटोन सोडियम, इसका एनेस्थेटिक एक्शन कुछ मिनट बाद टर्मिनेट क्यों हुआ? उसका रीजन है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं ये है क्या। हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑर्गन्स विद हाई ब्लड फ्लो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ब्लड फ्लो पे भी डिपेंड करता है। जो भी फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं उनमें से एक फैक्टर है ब्लड फ्लो। तो जो हाईली परफ्यूज्ड एरियाज हैं जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, वहां पे क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा है तो ड्रग इनिशियली वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये जो ड्रग थी थियोपेंटोन सोडियम, ये हाईली परफ्यूज्ड एरियाज में चलेगी। हमारा साइट ऑफ एक्शन है ब्रेन, तो ब्रेन में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इसका एनेस्थेटिक एक्शन मिलना शुरू हो गया। लेकिन लेटर लेस वेस्कुलर बट मोर बल्की टिश्यूज, जैसे जब ये जो साइट्स थी ब्रेन, हार्ट, किडनी, जब ये सैचुरेट हो गया, आप ऐसे कह दें कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया इनमें और प्लाज्मा की कंसंट्रेशन में। जैसे ब्रेन को अगर लें तो ब्रेन में उस ड्रग की कंसंट्रेशन और प्लाज्मा में उस ड्रग की कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो अब वो ड्रग लेस वेस्कुलर एरियाज में जाना शुरू हो गई। लेकिन वो एरियाज ऐसे हैं जो लेस वेस्कुलर हैं, ब्लड फ्लो तो वहां कम है लेकिन बल्क बहुत ज्यादा है उनका, मोर बल्की टिश्यूज जैसे फैट और मसल्स। तो जब फैट और मसल्स जैसे बल्की टिश्यूज उस ड्रग को टेकअप करने लगे तो फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रॉप होने लग गई। तो एक टाइम पे जब ब्रेन और प्लाज्मा की कंसंट्रेशन ड्रग की इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया था, तो तब तो कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पे वो ड्रग जाना शुरू हो गई। लेकिन अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन इतनी ड्रॉप कर गई है कि इस टाइम ब्रेन में कंसंट्रेशन ज्यादा है ड्रग की और प्लाज्मा में कम हो गई है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अब ड्रग वापस डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगा। तो ड्रग विदड्रॉन फ्रॉम हाईली परफ्यूज्ड साइट। तो ये हुआ इसके केस में, थियोपेंटोन सोडियम के केस में, कि पहले ब्रेन में ड्रग चली गई, वहां पे उसका एनेस्थेटिक एक्शन भी मिला, लेकिन जब लेस वेस्कुलर और मोर बल्कि टिश्यू उस ड्रग को टेकअप करने लगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रॉप होने की वजह से ड्रग विदड्रॉ होना शुरू हो गई। और जब ड्रग ब्रेन से विदड्रॉ हुई, मतलब ब्रेन से वापस प्लाज्मा में आना शुरू हो गई, तब उसका एनेस्थेटिक एक्शन टर्मिनेट हो गया। तो कुछ मिनट तक ही उसका एनेस्थेटिक एक्शन हमें मिला। तो ये जो फिनोमिना है इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। फार्माकोकाइनेटिक्स का तीसरा पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। तो अभी तक एब्जॉर्प्शन, उसके अंडर बायो अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंडर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन हम कर चुके हैं। अब मेटाबॉलिज्म हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ड्रग के स्ट्रक्चर में, केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो इसलिए इसको कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कह सकते हैं केमिकल अल्टरेशन। तो केमिकल स्ट्रक्चर का चेंज हो जाना बायोलॉजिकल सिस्टम में, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और इसकी जो मेजर साइट है पहले ये देखते हैं, या प्राइमरी साइट जो है मेटाबॉलिज्म की वो है लिवर। तो मेटाबॉलिज्म की मेन साइट है लिवर, लेकिन किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और प्लाज्मा, यहां भी मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत होता है। इसीलिए जब एब्जॉर्प्शन के टाइम हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्ब होके जब ड्रग एक बार प्लाज्मा में पहुंच जाती है तो वो एक्सक्रीशन के साथ साथ मेटाबॉलिज्म के लिए भी एक्सपोज हो जाती है। ऐसा हमने इसलिए कहा था क्योंकि प्लाज्मा में भी कुछ हद तक मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्यों है। तो रीजन है इसका टू रेंडर नॉन पोलर विच आर लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड्स पोलर, जो कि हैं लिपिड इनसोल्यूबल। मतलब नॉन पोलर कंपाउंड को पोलर बनाना,
या दूसरे शब्दों में कहें लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड को लिपिड इनसोल्यूबल बनाना। क्यों बनाना? ताकि उनको एक्सक्रीट किया जा सके। क्योंकि लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है या नॉन पोलर जो केमिकल है या लिपिड सोल्यूबल जो सब्सटेंस है, उसका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है, तो उसका रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर हम चाहते हैं कि उसका रीएब्जॉर्प्शन ना हो और एक्सक्रीशन हो जाए, तो उसको लिपिड सोल्यूबल से लिपिड इनसोल्यूबल बनाना पड़ता है। तो यही काम लिवर एक्चुअली करता है, क्योंकि लिवर ड्रग्स को, जो कि एक्सोजिनस सब्सटेंस हैं, उनको एक टॉक्सिन की तरह ट्रीट करता है। क्योंकि एक्सोजिनस सब्सटेंस है तो लिवर के लिए, लिवर की यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उसको बाहर निकाला जाए। तो बाहर निकालने की जो कोशिश है लिवर की, उसके चलते नॉन पोलर सब्सटेंस को पोलर बनाने के लिए ये मेटाबॉलिज्म होता है। दूसरा, मोस्ट हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोस्टिग्मिन। तो ये दो एग्जाम्पल लिए हैं जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं, मतलब लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग्स हैं ये पहले से ही। तो ये जो ड्रग्स हैं, इनमें बायोट्रांसफॉर्मेशन या तो बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत कम होता है, लिटिल बायोट्रांसफॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर ये पहले से ही वाटर सोल्यूबल हैं, मतलब लिपिड इंसोल्यूबल हैं, पहले से ही पोलर हैं, तो ये ऐसे ही एक्सक्रीट हो जाएंगे, अनचेंज्ड फॉर्म में ही एक्सक्रीट हो जाएंगे, क्योंकि इनको बदलने की जरूरत ही नहीं है लिवर को। तो लिवर इन पे कोई ज्यादा काम नहीं करता है। अब ये देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म से एक्चुअली ड्रग के साथ क्या क्या हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स मे लीड टू फॉलोइंग। 3 पॉइंट बनाए हैं, मतलब ड्रग के साथ 3 चीजें हो सकती हैं। या तो उसकी इनएक्टिवेशन हो सकती है कि ड्रग एक्टिव फॉर्म में था लेकिन वो इनएक्टिवेट हो गया। ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर रेंडर्ड इनएक्टिव और लेस एक्टिव। तो वो जो एक्टिव ड्रग था उसको या तो लेस एक्टिव बना दिया जाए या इनएक्टिव बना दिया जाए। पहले तो ये केस है, पहले ये पॉसिबिलिटी है मेटाबॉलिज्म के बाद। दूसरा है एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिव ड्रग जो था उससे उसका जो मेटाबोलाइट बना, मेटाबोलाइट का मतलब है मेटाबॉलिज्म का जो प्रोडक्ट है, तो एक्टिव ड्रग पे मेटाबॉलिज्म हुआ और जो मेटाबोलाइट बना वो भी एक्टिव ही था। ऐसा भी हो सकता है। अब ये जो इनएक्टिवेशन वाला पॉइंट है, इसमें कोई एग्जांपल्स मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग्स के साथ ऐसा ही होता है कि वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि मेटाबोलाइट्स भी उनके एक्टिव रहते हैं, जैसे कोडीन। कोडीन का मेटाबोलाइट है मोर्फिन। मोर्फिन भी एक्टिव है, कोडीन भी एक्टिव है। मोर्फिन का मेटाबोलाइट है मोर्फिन 6 ग्लूक्यूरोनाइड। तो अब एक्टिव कोडीन और मोर्फिन खुद तो एक्टिव हैं ही, उनके मेटाबोलाइट भी एक्टिव हैं। तो दूसरा केस ये है, एक्टिव ड्रग से या तो इनएक्टिव मेटाबोलाइट बन जाए, पहला केस ये था। दूसरा था एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बने। तीसरा है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। तीसरा जो है वो ये है कि इनएक्टिव ड्रग खुद इनएक्टिव था लेकिन उसका मेटाबोलाइट एक्टिव हो जाए। मतलब इनएक्टिव ड्रग एडमिनिस्टर किया जाएगा और लिवर या और कोई मेटाबॉलिक साइट जहां भी मेटाबॉलिज्म होना है उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग एक्टिवेट हो जाएगी। तो ऐसे ड्रग्स को कहते हैं प्रो ड्रग। ये जो तीसरा वाला पॉसिबिलिटी है, इसको हम जानबूझ के यूज करते हैं कि हम ऐसा कुछ काम करवाना चाहते हैं लिवर से कि वो खुद उसको एक्टिवेट कर दे। क्योंकि अगर हम एक्टिव ड्रग देंगे तो वो इनएक्टिवेट कर दे रहा है, तो इसलिए हम इनएक्टिव ड्रग दे रहे हैं। इनएक्टिव भी कौन से फॉर्म में? प्रो ड्रग। प्रो ड्रग मतलब ड्रग का प्रीकर्सर, कि उस पे कुछ बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो उस प्रोड्रग पे और वो ड्रग बन जाए। एग्जाम्पल है इसका लीवोडोपा। तो लीवोडोपा जो पार्किंसंस डिजीज में यूज किया जाता है वो एक्चुअल में एक प्रो ड्रग है। तो प्रो ड्रग वो होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है पहले, लेकिन लिवर उसको एक्टिवेट कर देता है। लिवर या कोई भी मेटाबॉलिक साइट, मतलब मेटाबॉलिज्म से जो एक्टिवेट हो जाए उसको कहते हैं प्रो ड्रग। तो लीवोडोपा ये प्रोड्रग है। हमें जरूरत किसकी है? डोपामिन की। पार्किंसंस डिजीज में चाहिए डोपामिन, लेकिन हम दे क्या रहे हैं? एडमिनिस्टर क्या कर रहे हैं? लीवोडोपा। क्योंकि लीवोडोपा बॉडी में जाके बायो ट्रांसफॉर्म होके मेटाबोलाइज होके डोपामिन बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं। तो मेनली 2 तरह के ये होते हैं। क्योंकि देखो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, कुछ भी बोलो, केमिकल अल्टरेशन बोलो, कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं एक्चुअली, जिसकी वजह से केमिकली ड्रग चेंज हो जा रही है। सब्सटेंस में केमिकल अल्टरेशन जो आ रही है वो क्योंकि उसमें कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वो रिएक्शंस 2 तरह के होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1
फेज 2, ये इनके टाइप्स हैं। फेज 1 को नॉन सिंथेटिक भी कहा जाता है और साथ में फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसी तरह फेज 2 को सिंथेटिक कहा जाता है और कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहा जाता है। ग्रुप या फिर एक्सपोज होता है। तो फंक्शनल ग्रुप का रोल है इसमें, किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप का इसमें इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको कहते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। इसमें सिंथेसिस नहीं है, हो रही है कोई, तो इसलिए इसको कह रहे हैं नॉन सिंथेटिक। तो 3 नाम, फेज 1, नॉन सिंथेटिक, फंक्शनलाइजेशन, रिएक्शंस। और इनके टाइप्स क्या है फेज के? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। और भी बहुत से टाइप्स हैं पर मैंने यहाँ 2-3 ही लिखे हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ये एक्चुअल में नॉन सिंथेटिक फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन है, फेज 1 के रिएक्शन है। उसी तरह फेज 2 के रिएक्शन होते हैं सिंथेटिक, ये नॉन सिंथेटिक था तो ये है सिंथेटिक। ये फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन था, ये है कॉन्जुगेशन रिएक्शन। क्यों कॉन्जुगेशन? क्योंकि इसमें कोई ना कोई रेडिकल कॉन्जुगेट किया जाता है, कोई एंडोजीनस रेडिकल इसमें कॉन्जुगेट किया जाता है ड्रग पे, तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शन। अब ये एंडोजीनस रेडिकल जो उस पे जुड़ेगा, जो कॉन्जुगेट होगा, वो क्या क्या हो सकता है उसके बेस पे ये भी बहुत से टाइप्स के हैं। एसिटाइलेशन रिएक्शन, मिथाइलेशन रिएक्शन, मतलब एसिटाइल कॉन्जुगेट होगा या मिथाइल कॉन्जुगेट होगा, या ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेट होगा, सल्फेट कॉन्जुगेशन। तो इस तरह से इसके भी जितने मैंने लिखे हैं उनसे भी और भी ज्यादा टाइप्स हैं इनके। एक्चुअल में ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, फेज 1 एंड फेज 2, ये बहुत डिटेल्ड एक टॉपिक है जिसको हम बहुत डिटेल में कवर करें। हम बहुत शॉर्ट में इसको कवर कर रहे हैं कि बहुत बेसिक बात है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो वो होते हैं फेज 1 और फेज 2। अब इसमें भी कम से कम इतना पता रहे कि नॉन सिंथेटिक, सिंथेटिक, फंक्शनलाइजेशन, कॉन्जुगेशन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस ये फेज 1 के हैं। एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन और सल्फेट कॉन्जुगेशन या और भी तरह के कॉन्जुगेशन जहां भी लगेगा वो फेज 2 के रिएक्शंस हैं। तो ये था बहुत ही ब्रीफली मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, और मैंने इनको स्पेशली इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इनको बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप लोग ये ना समझ लें कि ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। और एमसीक्यू अगर मुझे कोई कहे कि एक एमसीक्यू बनाना है सिर्फ मेटाबॉलिज्म से, तो वो एमसीक्यू मैं ये वाला बनाऊंगी। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब देखते हैं क्या है। लार्जेस्ट फैमिली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग्स। अब देखो, प्राइमरी साइट क्या है मेटाबॉलिज्म की? वो है लिवर। तो लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की बहुत सारी फैमिलीज हैं। तो उनमें से एक फैमिली ऐसी है जो अकेली 50-60% से भी ज्यादा ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये बनता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि उस फैमिली का क्या नाम है। तो सबसे बड़ी फैमिली जो कि बहुत से मैक्सिमम ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस फैमिली का नाम है साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 शॉर्ट फॉर्म में साइप 450 आइसोजाइम्स। तो ये एंजाइम्स हैं, मतलब सिमिलर एंजाइम्स हैं, कुछ कुछ ना कुछ इनमें सिमिलैरिटीज है सब में, इसलिए इनको एक ही फैमिली के अंडर रखा गया है और उस फैमिली का नाम है साइटोक्रोम P450। तो साइप 450 या साइटोक्रोम P450 ये नाम आपको पता होना चाहिए अगर आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया है तो। ये था एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वन ड्रग कैन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट अदर्स मेटाबॉलिज्म। अब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ क्यों रहे हैं इतना? क्योंकि जैसे कि हमने एंजाइम इनहिबिशन में पढ़ा था कि सेम एंजाइम के लिए कंपीट कर सकते हैं, एंजाइम के बाइंडिंग साइट के लिए दो सबस्ट्रेट कंपीट कर सकते हैं, जिसको हम कह रहे थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए भी एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, तो एक ही ड्रग अगर एक ही एंजाइम को यूज करती है मेटाबॉलिज्म के लिए, तो हो सकता है कि दो ड्रग्स एक दूसरे के या कोई ड्रग किसी दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दे। तो अगर मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस ड्रग की कंसंट्रेशन, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन उसकी प्लाज्मा में रहेगी, जिसके कारण टॉक्सिसिटी हो सकती है। हम तो ड्रग दे ही ये सोच के रहे हैं कि इनमें से 60% ड्रग तो लिवर मेटाबोलाइज ही कर देगा, तो हम डोज ज्यादा दे रहे हैं उसकी, क्योंकि हमें पता है मेटाबॉलिज्म लिवर से उसका हाई है। लेकिन अगर उसके साथ कोई ऐसी ड्रग दी जा रही है जो उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, तो फिर जितनी डोज हमने दी थी वो एक्चुअल में ओवरडोज बन जाएगी, टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में भी इंपॉर्टेंट रहता है।
कि अगर 2 ड्रग्स या 2 से ज़्यादा ड्रग्स एक साथ दी जा रही हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो मेटाबॉलिज़्म के लिए कौन-सा प्रोसेस यूज़ करती हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट तो क्या, मैंने सिर्फ 2 नाम लिखे हैं यहाँ, जो एक्चुअली हम पहले कवर कर चुके हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाली क्लास में, जहां मैंने ओरल रूट के अंडर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायो अवेलेबिलिटी दोनों की बात की थी, वो शॉर्ट में। और दूसरा है बाईपास मेटाबॉलिज्म। तो ये 2 टर्म्स पता होने चाहिए। अब मेटाबॉलिज्म पढ़ ही लिया है तो एक बार बहुत शॉर्ट में मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये, कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब है फर्स्ट पास, मतलब पहले पास होना पड़ेगा कहां से, लिवर से। ये याद रखना है, लिवर से रिलेशन है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का। और बाईपास मेटाबॉलिज्म क्या हुआ फिर, कि लिवर को बाईपास कर देना। यहां पे पहले लिवर से पास होना पड़ेगा, मतलब ये है कि ड्रग जब एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने से पहले, मतलब ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले ही वो ड्रग पहले लिवर में जाती है। ओरल रूट से जो भी ड्रग ली जाएगी वो पहले लिवर में जाएगी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, जिसके कारण इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसके कारण उसकी एक्चुअली बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लिवर कुछ परसेंटेज को मेटाबोलाइज कर देगा। दूसरी तरफ टर्म है बाईपास मेटाबॉलिज्म। तो जो भी पेरेंट्रल रूट्स हैं, पेरेंट्रल जो कि इंटेस्टाइन को यूज नहीं करते, वो पोर्टल सर्कुलेशन को भी यूज नहीं करते, इसीलिए वो बाईपास मेटाबॉलिज्म यूज करते हैं, मतलब वो लिवर को बाईपास कर देते हैं। तो ये 2 टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बाईपास मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।